हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट। किसी भौतिक राशि के माप में आए किन किन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं या सार्थक अंक है क्या, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई माप दी गई है 2.45, तो इसमें ये सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये जो 2 है ये तो विश्वसनीय अंक है, ये 100% हमको पता है कि ये 2 मीटर की बात हो रही है। ये इसको कहेंगे विश्वसनीय अंक, विश्वसनीय अंक है। अब इधर बात आती है 4 और 5 की। तो 4 और 5 जो है ये है संदिग्ध अंक, संदिग्ध अंक, इन्हें कहते हैं डाउटफुल डिजिट। ये विश्वसनीय अंक है और ये संदिग्ध अंक है। संदिग्ध कैसे हुए, ये हमको थोड़ा डाउट में डाल रहे हैं। जैसे ये जो 5 है, क्या अब इसको हम पढ़ेंगे 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.4 4 जो है आपका पहला डाउटफुल डिजिट है और 5 दूसरा डाउटफुल डिजिट है। इसके बाद अगर और भी अंक होते तो वो हमें और कंफ्यूज करते हैं। अब 3 को हम क्या पढ़ते हैं, क्या इसे हम कहते हैं 453 सेंटीमीटर, वो कहना भी गलत हो जाता है क्योंकि 100 सेंटीमीटर में तो 1 मीटर हो जाता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो जाता है। तो ये अगर हम इसको 453 सेंटीमीटर पढ़ते दशमलव के बाद वाले को, तो ये 400 में 4 मीटर, तो इसमें आकर जुड़ जाता तो ये 6 मीटर हो जाती। यानी ये जो अंक है दशमलव के बाद वाले 4, 5 और 3, ये हमें डाउट में डाल रहे हैं। इस माप की हमें एक्सप्लेनेशन करने में, इस माप के बारे में बताने में हमें संदिग्ध अवस्था में ये डाल रहे हैं, हमें डाउट में डाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किन किन अंकों को इस माप के अंकों में माप में रखें, अर्थात किन किन अंकों को हम सार्थक अंक, उपयोगी अंक समझें। तो ध्यान से सुनिए, किसी माप में आए सभी विश्वसनीय अंक, दशमलव के पहले वाले सभी विश्वसनीय अंक हैं, एवं प्रथम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब जैसे इसमें 2 विश्वसनीय अंक है, 4, 5, 3 ये डाउटफुल डिजिट है, ये संदिग्ध अंक है। तो 4, 5, 3 में से पहला डाउटफुल डिजिट है आपका 4, तो हम सार्थक अंक में सिर्फ 4 को लेंगे। अगर यही माप हमको 2.4 कहता सेंटीमीटर, तो हम इसको बड़े आसानी से समझ लेते कि ये 2.4, फिर 0 माना ही जाता, तो 2 इसको हम पढ़ते 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो किसी माप में प्राप्त सभी विश्वसनीय अंक और प्रथम संदिग्ध अंक को, सभी विश्वसनीय अंक और प्रथम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक का मतलब उपयोगी, जो इसकी माप में हमें उपयोग आएंगे। ये 3 हमें सिर्फ गुमराह कर सकता है, 3 हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो इसके लिए हम बाद में रूल आपको पढ़ाएंगे, राउंडिंग ऑफ करना, हटाना। जो डाउटफुल डिजिट हमारे काम के नहीं है उनको हटा करके केवल सार्थक अंकों को ही माप में हम रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम रूल पढ़ेंगे। तो किसी माप में आए सभी विश्वसनीय अंक एवं प्रथम संदिग्ध अंक, मतलब केवल पहला वाला डाउटफुल डिजिट हमको लेना है। बाकी जो डाउटफुल डिजिट हैं, बाकी जो संदिग्ध अंक हैं, उनको हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंडिंग ऑफ करने के लिए, उसके लिए भी हम आपको रूल बताएंगे। तो उसको हम हटा देंगे, जैसे 3 को हटा देंगे और 5 को भी हटा देंगे, केवल हम पहला डाउटफुल डिजिट रखेंगे, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए,
किसी भौतिक राशि की माप में प्राप्त समस्त विश्वसनीय अंक और प्रथम संदिग्ध अंक। किसी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए। डिफिनेशन इसकी क्या होगी सार्थक अंक की? किसी भौतिक राशि की माप में आए सभी विश्वसनीय अंक एवं प्रथम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे फटाफट। किसी भौतिक राशि की माप में आए सभी विश्वसनीय अंक एवं प्रथम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, बता दो इसको। नहीं रहने दे, कुछ मत करिए। उसके बाद सार्थक अंकों का महत्व। सार्थक अंकों का महत्व, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है इनकी, ये क्यों हमें किसी माप को सार्थक अंक में ही रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए। इसके लिए पॉइंट्स बनाकर आप नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट है किसी माप में या किसी मापक यंत्र, मापना लिखिए, किसी मापक यंत्र की अल्पतमांक या किसी मापक यंत्र की जितनी अधिक अल्पतमांक होती है उसके माप में उतने अधिक सार्थक अंक होते हैं। सेकंड पॉइंट, सार्थक अंकों का दशमलव कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, जैसे जिस मापक यंत्र की अधिक अल्पतमांक होगी, अल्पतमांक आप पढ़े हैं, लिस्ट काउंट वैल्यू, वह छोटी से छोटी माप जिसे वह मापक यंत्र शुद्धता पूर्वक माप सकता है, वह उसकी अल्पतमांक है। तो जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उसके द्वारा मापी गई राशि में भी जितना अधिक उसका अल्पतमांक होगा उसके द्वारा मापी गई
माप में भी सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी। और सार्थक अंकों का दशमलव की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये 4.245 है, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। तो अगर ये 42.45 हो जाए तो भी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 ही होगी। मतलब दशमलव यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सार्थक अंकों की संख्या को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका किसी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, वह माप उतनी शुद्ध मानी जाती है। मतलब जिस माप में ज्यादा सार्थक अंक हैं, वह माप उतनी ही अधिक मानी जाएगी, शुद्ध माप मानी जाएगी, यथार्थ मानी जाएगी। और जिसमें कम सार्थक अंक होंगे उसमें वो डाउटफुल डिजिट भी आएंगे। तो किसी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, वह माप उतनी ही शुद्ध माप मानी जाती है। तो तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इनके महत्व हैं, इनकी विशेषताएं भी आप कह सकते हैं। किसी मापक यंत्र की जितनी अधिक अल्पतमांक होती है, उसके माप में उतने ही उतने अधिक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मीटर पैमाने के लिए 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर्स के लिए 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें इसकी अल्पतमांक ज्यादा है और इसकी अल्पतमांक कम है। तो जिसकी अल्पतमांक अधिक है, सॉरी मैं गलत बोल दिया क्या, इसकी अल्पतमांक अधिक है, मतलब ये उससे भी छोटी से छोटी संख्या को माप सकता है। तो इसके माप में सार्थक अंकों की संख्या भी अधिक आएगी। मतलब अगर हम मीटर पैमाने से लंबाई मापें और वर्नियर कैलिपर्स से लंबाई मापें, तो ज्यादा सार्थक अंक किसमें मिलेंगे? वर्नियर कैलिपर्स में, क्योंकि इसमें इसकी अल्पतमांक अधिक है। ये उससे भी छोटी से छोटी माप को माप सकता है आसानी से। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर सार्थक अंकों की किसी माप में सार्थक अंकों का दशमलव की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0.2 अंक आगे या पीछे हो जाने से सार्थक अंक नहीं बदलेंगे। और नेक्स्ट है, किसी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, वह उतनी ही शुद्ध मानी जाती है, वह उतनी ही यथार्थ मानी जाती है। ठीक, तो मिटा रहे, इसको आप नोट कर लिए। तो चलिए देखिए, सार्थक अंक ज्ञात करने की क्या नियम है। तो रूल नंबर 1, पहले आप इन्हें समझते चलिए, इनको लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना। ठीक, तो पहला रूल है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं, जीरो को छोड़कर सभी अशून्य अंक 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जितने भी अंक हैं, वो सभी अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे 2 5 6 में सार्थक अंक कितने हैं? 3, क्योंकि ये तीनों अशून्य अंक हैं। तो किसी भी माप में अगर अशून्य अंक है तो बिना सोचे समझे आप इसे सार्थक अंक मान लेंगे।
क्योंकि ये इसका रूल कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगला रूल है, यदि शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में है तो वह सार्थक अंक माना जाता है। दो अशून्य अंकों के बीच आए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं या माने जाते हैं। अगर शून्य है और वो दो अशून्य अंकों के बीच में है, जैसे हमने लिख दिया 2010 या ये 2010 लिख दिया 2001, ठीक, 2010 लिखा हुआ है ना ये, तो दो सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक है और ये वाला 0 सार्थक अंक है क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में सार्थक अंक है। ये वाला 0 नहीं है क्योंकि ये इसके एक तरफ तो अशून्य अंक है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके 200053। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? देखिए 2 5 3, ये तो फिक्स है, ये तो सार्थक अंक होंगे ही। ये जो बीच में 0 है 3, ये इधर भी एक सार्थक अंक, इधर भी सार्थक अंक, तो ये दोनों भी सार्थक अंक, मतलब ये तीनों 0 भी सार्थक अंक माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6 हो गई। एक और रूल अभी आगे समझ में आएगा। इसी में दो अशून्य अंकों के बीच, या इसी में मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ सार्थक अंकों के बीच, सार्थक अंकों के बीच, चाहे दो अशून्य अंक हो चाहे दो सार्थक अंक हो, उनके बीच में अगर 0 है तो वह सार्थक अंक माना जाएगा। देखिए इसमें पूरा रोल 0 का ही है, पूरा ध्यान हमको शून्य पर ही देना है। यहाँ 0 ही हीरो है, बाकी में तो डाउट नहीं है। अगर हम 0 के रूल को समझ लिए, वो कब सार्थक अंक होगा और कब सार्थक अंक नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है, या तो वो दो अशून्य अंकों के बीच में हो या दो सार्थक अंकों के बीच में हो। ठीक है, दो अशून्य अंकों के बीच हो या दो सार्थक अंकों के बीच में होगा, तब वह शून्य सार्थक अंक माना जाएगा। तीसरा रूल है दशमलव के बाद अंत में आए शून्य या आया शून्य सार्थक अंक माना जाता है, माना जाता है। रूल क्या कहते हैं, दशमलव के बाद आया हो शून्य, दशमलव के पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं सर, दशमलव के बाद आया हो शून्य और अंत में हो, पूरी समस्त संख्याओं के एकदम लास्ट में हो, तो उस शून्य को हम सार्थक अंक मानेंगे। जैसे ये संख्या हो गई 3.560, 3.560 में सार्थक अंक कितना होगा? देखिए 3 सार्थक अंक है, 5 और 6, ये तो अशून्य अंक है, इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है, सोचना है सिर्फ 0 पर। अब इस 0 को देखिए, ये जो 0 है ये
इस रूल में देखिए 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद आए और अंत में आए। दशमलव के बाद अंत में, दशमलव को पहले ना हो कहीं, दशमलव के बाद भी हो एकदम लास्ट में हो तो वो अंक, वो शून्य सार्थक अंक माना जाएगा। तो ये लिख दिया गया आपका। तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 हो गए। तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ए बी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपको। 3.500 में सार्थक अंक कितने होंगे? अब इसमें कितने सार्थक अंक? अब यहाँ ये वाला रूल काम आएगा। देखिए रूल पहले इसको लगाइए, 3 वाला रूल। देखिए जरूरी नहीं कि किसी में मतलब सार्थक अंक ज्ञात करने में कोई एक रूल लगेगा, एक ही संख्या में कई रूल लगाना पड़ेगा हमको। इसमें पहला रूल लगाइए। पहला रूल क्या कहता है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है। तो 3 और 5 तो सार्थक अंक है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर अभी दूसरा का कोई खास प्रयोग नहीं समझ में आ रहा है, पहले हम तीसरा अप्लाई कर देते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? दशमलव के बाद अंत में आए अशून्य। तो दशमलव के बाद और अंत में आया शून्य ये है, ये सार्थक अंक हो गया। अब कितने हुए? 3। अब सवाल है इस वाले शून्य का, इसके बारे में क्या ख्याल है ना? इसके बारे में ये रूल काम आएगा। ये नियम तो कहता है कि दशमलव के बाद हो और एकदम लास्ट में हो शून्य तो वो सार्थक अंक होगा। तो इसकी कंडीशन तो ये पूरी कर रहा है, दशमलव के बाद भी है और एकदम लास्ट में भी है। ये वाला 0, बीच में जो ये 0 है, अब इसमें हम डाउट में हैं, इसको क्या कहें, ये सार्थक अंक है कि नहीं, क्योंकि ये दशमलव के बाद तो है पर लास्ट में तो नहीं है ना। तीसरे रूल के हिसाब से ये वाला 0, ये वाला 5 के बाद वाला दशमलव के बाद तो आया है पर अंत में नहीं आया है। ये कॉमा यहाँ लगाना है, दशमलव के बाद भी हो और अंत में भी आए। तो ये दशमलव के बाद तो है पर अंत में नहीं है। तो अब यहाँ कंफ्यूज हो गए। 3 तो क्लियर कर लिए थे, 1 2 3 तो क्लियर है, 3 सार्थक अंक हैं। इसके बारे में हम ये रूल लगाएंगे, 2 सार्थक अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब यहाँ देखिए 5 क्या है? सार्थक अंक है, और ये 0 भी सार्थक अंक हो गया इस रूल से। तो ये भी सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक, उनके बीच में ये 0 है, इसलिए ये 0 भी सार्थक अंक होगा। समझ में? ये वाला शून्य तो तीसरे नियम से हो गया। तो अब ये 5 जो है सार्थक है ना, ये 0 भी क्या हो गया? सार्थक हो गया। ये 0 तीसरे नियम से सार्थक हो गया और 5 पहले नियम से सार्थक, तो वो है ही। अब सवाल है इस वाले 0 का। तो ये वाला 0 2 सार्थक अंकों के बीच में है, 2 सार्थक अंकों के बीच में है, इसलिए ये 0 भी सार्थक अंक होगा। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4। ठीक, तो चाहे शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच, मतलब 0 चाहे 2 अशून्य अंकों के बीच में हो, चाहे 2 सार्थक अंकों के बीच में हो, वो सार्थक अंक माना जाएगा। ठीक, इतने रूल लिखे तो फिर नेक्स्ट बताते हैं। किसी संख्या के अंत में आए शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे ये संख्या देखिए, ये 4200 लिखी हुई है संख्या, इसमें कोई दशमलव वगैरह नहीं है।
किसी संख्या में तो दशमलवहीन संख्या, दशमलव ना हो, दशमलव वाला रूल तो हो गया। उसके बाद कौन सा है जिसमें दशमलव ना हो? तो दशमलवहीन वाली संख्या में जो अंत में जीरो आएंगे, जितने जीरो, वो जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। अंत में जीरो मतलब ऐसा नहीं कि जीरो के बाद कोई शून्य अंक भी हो, एकदम लास्ट में ही वो हो। जैसे ये दोनों शून्य एकदम लास्ट में है, ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। या मान लीजिए 3 4 0 0 5 1 0 0 में सार्थक अंक कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें क्या है, ये रूल क्या कहता है, अंत में आने वाले जीरो ही सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो अंत में यही दोनों है, ये दोनों तो बीच में है, ये दोनों दो संख्याओं के बीच में है। तो देखो पहला रूल ये 4 सार्थक अंक पहला रूल दिया। फिर दूसरा रूल दो अंकों के बीच में जो सार्थक अंक है वो भी सार्थक अंक। तो दूसरा रूल ये 2 अंक दिया, तो कुल मिलाकर 6 हो गए। पर ये रूल क्या कह रहा है, चौथा रूल कह रहा है कि ये शून्य सार्थक अंक नहीं है। तो ये दोनों सार्थक अंक नहीं है, बाकी सभी सार्थक अंक हैं। तो इसमें भी ये दोनों सार्थक अंक नहीं। ये है आपका चौथा रूल। नेक्स्ट है जो आपका दशमलव के बाद वाला रूल, तो पढ़ लिए। मान लीजिए दशमलव के पहले शून्य आया है तो ना, तो दशमलव के बाद वाले का सिस्टम हम जान लिए कि दशमलव के बाद हो, एकदम अंत में हो तो सार्थक अंक होगा। या दशमलव के बीच में अगर है तो दशमलव के बाद वाले और दो अंक सार्थक अंकों के बीच में होता है तो भी हम सार्थक अंक लेते हैं। तो तीसरा रूल था। नेक्स्ट है पांचवा, दशमलव ऐसे लिख दे रहे हैं, किसी अशून्य अंक व के दाईं ओर व दशमलव बिंदु के बाईं ओर ना आए शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना। कंडीशन के एग्जाम्पल लेंगे तो इसका हम समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम ले लीजिए 400.32 में सार्थक अंक। ठीक, चलिए काउंट करिए। ये 4 है, ये 3 भी है, ये 2 इनका तो श्योर है। अब सवाल है इन जीरो का। ठीक, प्रश्न उठता है ये जीरो सार्थक अंक है कि नहीं। तो ये वाला रूल यही बताता है किसी अशून्य अंक के दाईं ओर। तो ये 4 के दाईं ओर है, दोनों 4 के दाईं ओर है। वह दशमलव बिंदु के बाईं ओर, दशमलव बिंदु आपका यहाँ है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर है। इसके बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सभी क्या होंगे, सार्थक अंक। तो 4 3 2 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 5। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने चौथा रूल बताया, इसी में आपको एक नोट विशेष पॉइंट याद रखना है। चौथा रूल, तीसरा तो क्लियर है, संख्या के बाद में हो और दशमलव के मतलब अशून्य अंक के बाद में हो और दशमलव के पहले हो। अशून्य अंक के बाद में और दशमलव के पहले अगर शून्य है तो वह शून्य सार्थक अंक माना जाएगा। ठीक है।
अब सवाल है, ये मैंने एक चीज यहाँ थोड़ा मिस कर रहा हूँ। जैसे किसी संख्या के अंत में आए अशून्य अंक सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, पर इसमें एक विशेष बात ये याद रखनी है, अगर यही संख्या किसी राशि के माप को प्रदर्शित करे, किसी राशि के माप को, जैसे ये 4200 है ना, अगर यही हो जाए 4200 मीटर में सार्थक, तो इसमें फिर 4 हो जाएंगे, तो 2 नहीं होंगे। ठीक, ये नोट विशेष पॉइंट है कि चौथे नंबर में ही ध्यान रखना है, अगर वो मात्रक लग गया कोई बगल में, यूनिट लग गई, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, किलोमीटर जो भी है, तो वह तब यह संख्या एक किसी भौतिक राशि की माप को प्रदर्शित करेगा, और जब यह किसी भौतिक राशि की माप को प्रदर्शित करेगा तो अंत वाले शून्य सार्थक अंक भी माने जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी में लिख लीजिएगा। चौथा रूल लिखने के बाद ये नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यदि कोई संख्या, यहाँ जगह नहीं होती, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, सार्थक अंकों पर 10 की घात वाले पदों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक संख्या दिया 5.25 × 10⁻³ में सार्थक अंक, ये बराबर हो जाएगा 3, ये 1 2 3, यानी हम इसे इग्नोर करेंगे, 10 की घात वाले पद से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे सार्थक अंक ज्ञात करते समय। ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात करते समय आपको 10 की घात वाले पद से कोई मतलब नहीं होगा, केवल उसके बगल में जो संख्या लिखी है उस संख्या में जितने सार्थक अंक होंगे वही पूरी संख्या के सार्थक अंक माने जाएंगे। 10 का घात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतने रूल हैं। एक नेक्स्ट है आपका लास्ट रूल है, वो आप जो 7वें नंबर में लिख लीजिएगा। किसी प्रायोगिक संख्या, प्रायोगिक मान, किसी प्रायोगिक मान में अनंत सार्थक अंक होते हैं। प्रायोगिक मान में कितने सार्थक अंक होंगे? अनंत। समझ लीजिए इसको, जैसे पाई, जिसको हम 22/7 या 3.14 लिखते हैं सामान्यतः। अब कहा जाए कि 3.14 में या पाई में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 यानी 3 सार्थक अंक, तो गलत हो जाएगा। इसमें कितने सार्थक अंक? हाँ, पाई हो गया। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए अपवर्तनांक, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, कांच का अपवर्तनांक 1.5। जैसे कह दिए कोई पदार्थ है, अपवर्तनांक 3/2 कांच का अपवर्तनांक होता है, या 1.5।
में सार्थक अंक आनंद अनंत, ये नहीं कहेंगे दो सार्थक अंक, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रायोगिक मान है, प्योर नंबर है, ये पूरी तरह शुद्ध है, किसी ने एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके इनको बता दिया गया है, इनमें हमको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम अपने से इसमें कुछ नहीं करेंगे कि इसमें दो सार्थक अंक है, इसमें तीन सार्थक अंक है। या प्रकाश की चाल, प्रकाश की जैसे किसी ने कहा प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें भी सार्थक अंक अनंत होंगे। तब इसमें आप रूल मत लगाएंगे, अगर हम रूल लगाएंगे तो ये वाला रूल लग जाएगा, है कि नहीं? अगर इसमें हम रूल लगाएं तो ये वाला रूल लग जाएगा, 10⁸ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नंबर है 1, सार्थक अंक हो जाएंगे 1। पर अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये इनमें भी इनफाइनाइट या अनंत सार्थक अंक हैं। जो प्योर नंबर होते हैं, जो कोई प्रायोगिक मान को प्रदर्शित करते हैं, जैसे अवागाद्रो संख्या हो गया, आपका अपवर्तनांक हो गया, प्रकाश की चाल हो गई, या जितने भी हैं प्रायोगिक मान, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, 9th में पढ़े होंगे, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट होता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितने सार्थक अंक, तो आप कहोगे 3, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये किसी ने कैलकुलेशन नहीं किया, बल्कि कई प्रयोगों से ये प्राप्त किया गया है। ये प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्योर नंबर है, इनमें आप सार्थक अंक नहीं डिफाइन करेंगे, आप इनमें सार्थक अंक अनंत बताएंगे, इसमें बहुत अधिक यथार्थ होता है। अनंत सार्थक अंक का मतलब बहुत अधिक यथार्थता, बहुत अधिक शुद्धता है। जैसे पाई के मान में बहुत अधिक शुद्धता है, ये वैज्ञानिकों के बहुत बड़े रिसर्च के बाद, प्रयोग के बाद ये वैल्यू बताई गई थी, इसमें तो बहुत अधिक शुद्धता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सार्थक अंक वो माप उतनी ही अधिक शुद्ध मानी जाती है। जिसमें अनंत सार्थक अंक उसमें बहुत अधिक यथार्थता है, बहुत अधिक शुद्धता है। तो जितने भी प्रायोगिक मान है, प्रकाश की चाल है, ये बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताई गई है, ये किसी ने ऐसे थोड़ी ना कि फार्मूले पर रखा और सीधे बता दिया इतनी चाल हो गई, ये प्रयोगों के बाद बताई गई है, अपवर्तनांक प्रयोगों से पता चला है। या ये जो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी प्रयोगों से प्राप्त किया गया है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्योर नंबर कहलाते हैं, इनको हम शुद्ध संख्या कहते हैं, इनमें सार्थक अंक अनंत होंगे। अगर हम इनमें रूल लगा देंगे तो रूल गलत हो जाएगा। तो 7वां रूल क्या, इसको आप एक विशेष नोट पॉइंट आप बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नोट पॉइंट ये भी एकदम लास्ट में, कि जो प्योर नंबर होंगे उनमें हम सार्थक अंक ज्ञात करते समय नियमों का प्रयोग नहीं करेंगे। प्योर नंबर में जैसे पाई का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान में, अवागाद्रो संख्या में, या प्रकाश के अपवर्तनांक में, माध्यम के अपवर्तनांक में, या प्रकाश की चाल में, ऐसे अगर वैल्यू दी गई होंगी तो उनमें सार्थक अंक पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, इनफाइनाइट, अनंत सार्थक अंक है, अर्थात जिसमें बहुत अधिक शुद्धता है। ठीक, तो ये भी आप नोट कर लें। अथवा अंतर से प्राप्त संख्या में सार्थक अंक। ठीक, जैसे कोई संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग से प्राप्त हुई है, या 2 संख्याओं के अंतर से प्राप्त हुई है, तो उसमें कितने सार्थक अंक लिए जाएं उसके लिए जैसे 0 to 1, ठीक है, 2.5, 3.2 कहा गया। ये 3 संख्याएं हैं और इनको जोड़ी गई। ये क्या है, 3 संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं को जोड़ा गया। तो पहले हम साधारण रूल से इसको जोड़ लेंगे। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1 और ये आएगा
4 और ये आएगा 8 ना, फिर दशमलव के स्थान पर दशमलव, ये 5 2 7 और ये 5 कितना होगा 5। ठीक, तो अब देखना ये है कि उत्तर तो ये आ गया, तो उत्तर में हम कितने अंक कर लें, तो उसके लिए रूल देखिए, नियम क्या है। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रूल। ये उत्तर अभी सही नहीं है, रूल समझिए। योग अथवा अंतर, चाहे जोड़ कर रहे हो चाहे हम घटाना कर रहे हो, योग अथवा अंतर से प्राप्त संख्या में उतने ही सार्थक अंक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, उतने ही सार्थक अंक लिए जाते हैं जितना कि दशमलव के उन संख्याओं में दशमलव के बाद, जितना कि उन संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक हों। ठीक है, दशमलव के बाद देखना है किस संख्या में कम से कम सार्थक अंक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 संख्याएं थी। पहली संख्या में दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक, क्योंकि ये दशमलव, ये वाला 0 सार्थक अंक माना जाएगा, क्योंकि दशमलव के पहले 2 है। अगर जहाँ 0 होता तब ये 0 सार्थक अंक ना माना जाता। इसमें दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक, और इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक। तो सबसे कम किसमें है, इसी में है सबसे कम। तो सबसे कम कितना है, 1। तो उत्तर में हमें दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक रखना है। ये पूरी स्टोरी दशमलव के बाद की है। योग और अंतर में हम सब कुछ किसके बाद देखेंगे, दशमलव के बाद। दशमलव के पहले कितने संख्या हैं या अंतर में कितना आया, जैसे 57 आया है तो इसमें 2 सार्थक अंक है, उसको हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें देखना यहाँ है कि दशमलव के बाद योग में 3 सार्थक अंक प्राप्त हो रहे हैं, पर जितनी संख्याएं दी गई थी उन संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक 1 है, 3 2 1। तो हम इसमें भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक रखेंगे। उसके पहले जैसा है वैसे उसको हम उतार लेंगे, और दशमलव के बाद जो है 8 उसी को रखेंगे। अब ये 8 रख तो लिए, पर ये 1 और 4 को हटाना है, तो ये 5 से छोटी संख्याएं हट जाएंगे। अभी राउंडिंग ऑफ करने का भी हम आपको रूल बताएंगे, उस रूल से ही हटाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी है तो आप हटा दें, ठीक है ना। ये दोनों संख्याएं 5 से छोटी हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट हटा कर रख दिया। अगर यही 7 आ जाता, 6 आ जाता तो ये 9 बन जाता। तो वो रूल तो हमको लगाना ही पड़ेगा, उसको भी हम बताएंगे, पर अभी ये रूल समझ लीजिए आप। तो योग अथवा अंतर में एक एग्जाम्पल हम अंतर वाला भी ले लें। जैसे मान लीजिए 25.53 और 5.2, इसको हमें घटाना है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 2। अब ये घटाने से दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक हैं, तो हमें रखने कितने हैं, इसको हम लिखेंगे 20.3। तो ये सही आंसर है, 20.33 ना 20.3। वैसे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसमें आपको 20.33 भी उत्तर दिया रहेगा, 20.3 भी उत्तर दिया रहेगा, और भी 1-2 दिए रहेंगे। तो आपको ये करेक्ट लगाना है, ना कि ये लगाना है।
क्योंकि इसमें दशमलव के बाद, दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद इसमें कम सार्थक अंक है, तो जिसमें कम सार्थक अंक होते हैं उसी के अंकों को हम अंतर में भी लेंगे, उतने ही सार्थक अंक लास्ट में लेंगे। ठीक, इन्हें आप नोट कर लीजिए। गुणनफल या भागफल से प्राप्त संख्या में सार्थक अंक कितने रखेंगे, तो इसके लिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये गुणा करना है, सिंपल। ठीक है, गुणा करिए तो 2 3 6, पहले साधारण तरीके से गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 5, हाँ 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11 और 5 25 1 26 और 5 दूनी 10 2, सही कर रहा हूँ, चेक करते रहिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ना है इसको 5 7 और 6 4 10 का 0 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो गया 6। अब पहले आप दशमलव लगा लीजिए। ठीक, दशमलव कितने अंक पर, 1 2 3 अंक पे लगेंगे। इतना तो करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, साधारण तरीके से हम गुणा या भाग कर लेंगे। अब गुणा भाग करने के बाद जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 63.075 जो हमें मिला है उसमें कितने सार्थक अंक हों, उसके लिए हम जिन दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं या 2 से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं, तो उन संख्याओं में देखेंगे कि किसमें कम सार्थक अंक है, किसमें कम से कम सार्थक अंक हैं। यहाँ दशमलव के पहले वाले भी सार्थक अंक काउंट किए जाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद वाले से मतलब नहीं है, पूरा ओवरऑल देखेंगे। तो पहली वाली संख्या में 1 2 3 4 सार्थक अंक हैं और दूसरी वाली संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं। इसमें 4 सार्थक अंक और इसमें केवल 2 सार्थक अंक, तो हम उत्तर में भी 2 सार्थक अंक रखेंगे। ठीक, तो बाकी को हम हटा देंगे, तो 6 3.08 हो जाएगा। इसका रूल रट लेना है, 5 आ जाता है, तो 5 के बाद कोई संख्या ना हो या 0 हो तो उसको हटाते समय बगल वाले को देखेंगे सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर वो विषम संख्या है तो 1 जोड़ना है, सम संख्या है तो नहीं जोड़ना है, अभी उसको हम बताएंगे। तो ये हट गया। अब इसमें कितने सार्थक अंक आ गए, 4, मतलब देखें तो हाँ टोटल ओवरऑल कितना है, 2। ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो हमें इसमें भी केवल 2 ही सार्थक अंक लेने हैं, आंसर लेने, क्योंककि यहाँ पर 2 सार्थक अंक हैं, तो इसको भी हटा देना है। इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और उसको भी हटा देंगे, 1 हट जाएगा, पूरा पूरा 63 ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या रखना था, केवल 2 सार्थक। अगर इतना लेते हैं तो 4 सार्थक अंक भी गड़बड़ है, यहाँ 5 सार्थक अंक वो भी गड़बड़ है, केवल 2 सही है। अब सही, ये सार्थक, ये 8 हटेगा। अब इसका हटाने क्या रूल है, 8 हटा ये 1 होगा, अगर यही 9 होता तो ये 8 हटता तो ये 10 होता, तो 63 64 हो जाता है ना। तो वो कंडीशन है, अभी हटाने का रूल हम बताएंगे, पर ये इतना आ गया आंसर। ऐसे ही हम भागफल में भी करेंगे। अगर भाग करना है तो पहले हम साधारण तरीके से उनका भागफल कर लेंगे और भाग करने के बाद देखेंगे कि कितना, मतलब उन संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, वहाँ दशमलव के बाद या पहले से मतलब नहीं है। तो बस यही थोड़ा सा अंतर है, बहुत लोग यही समझ लेते हैं, बहुत से हमने टीचर्स को भी देखा है यही बता देते हैं, वो सबके लिए एक जैसा रूल है, सबके लिए एक जैसा रूल नहीं है। योग और अंतर के लिए अलग नियम है और गुणनफल भागफल के लिए अलग नियम है। योग अंतर के समय हम क्या करते हैं, केवल दशमलव के बाद देखते हैं कि किसमें कम, ये तो देखना ही है किसमें कम से कम सार्थक अंक है, ये तो कॉमन बात है कि किन संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक है, ये तो हमको चेक करना है। पर
गुणा या भाग होगा तो पूरी संख्या में देखेंगे, गुणा या भाग होगा तो पूरी संख्या में देखेंगे, लेकिन योग या अंतर होगा तो हम केवल दशमलव के बाद चेक करेंगे और दशमलव के बाद ही हटाएंगे, दशमलव के बाद चेक भी करेंगे और दशमलव के बाद ही हटाएंगे। मतलब योग और अंतर में जो भी करना है दशमलव के बाद ही करना है, लेकिन गुणन और भागफल में की क्रिया में क्या करना है, पूरा ओवरऑल जो भी परिवर्तन करना है पूरे में करना है। ये पूरे में परिवर्तन करना केवल गुणनफल या भागफल में होता है, जबकि योग और अंतर में केवल दशमलव के बाद परिवर्तन होता है, दशमलव के पहले कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं जोड़ घटाने में। ठीक है, इसे नोट कर लें। क्योंकि वीडियो में तो मैं खुद बोल दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए बस।